everyone, let's see the chapter body fluids and circulation today. This is a quite lengthy chapter but we'll be covering it within an hour and सारे concepts cover करेंगे. बस आप ध्यान से सुनिए and I'll guarantee you कि ये सारा chapter आपको समझ आ जाएगा and also सारी NCERT की lines भी covered होंगी, important lines, right? सो लोअर ऑर्गेनिजम्स में लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स में वाटर सर्कुलेशन से ही सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो जाता है एंड सर्कुलेशन हो जाता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तो वहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है एंड मोस्ट कॉमनली दिस फ्लूइड इज ब्लड एंड ऑल्सो लिम्फ भी होता है जो सर्टन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. ब्लड हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मैट्रिक्स प्लस सेल से मिलकर बना हुआ होता है. द मैट्रिक्स इज फ्लूइड एंड इट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा एंड सेल्स को हम फॉर्मली फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं. प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड एंड विस्कस फ्लूइड होता है जो 55% ऑफ आवर ब्लड कंस्टिट्यूट करता है. ये काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है एंड 92% ऑफ द प्लाज्मा इज कंस्टिट्यूटेड बाय वाटर whereas remaining 6 to 8% is constituted by the proteins. अब ये प्रोटीन्स तीन टाइप की होती है, फाइब्रिनोजेन, अल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन. फाइब्रिनोजेन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. अल्ब्यूमिन इज नोन फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन. ग्लोबुलिन्स जो होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ हर बॉडी के लिए हेल्प करता है. हमारे प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होता है लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स भी हमारे प्लाज्मा में ट्रांजिट में हमेशा होते हैं. सो दे आर फाउंड देयर. ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन द प्लाज्मा एंड ऑल्सो अगर आप प्लाज्मा में से इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो देन यू विल बी गेटिंग सीरम. या तो ब्लड में से भी अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दो तो आप सीरम आपको मिलेगा. बट ऑप्शन में अगर दोनों ऑप्शंस दिए हैं क्वेश्चन में देन यू हैव टू गो विद द प्लाज्मा, राइट. फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो वो 45% ऑफ आवर ब्लड कंस्टिट्यूट करते हैं एंड इसमें 3 टाइप के सेल्स हमें देखने को मिलते हैं. पहला आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, सेकेंड एंड देन थर्ड इज प्लेटलेट्स. आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स एंड थर्ड इज द प्लेटलेट्स. क्लियर. एंड आरबीसीज जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं बिकॉज इनका नंबर 5 to 5.5 मिलियन पर mm ऑफ क्यूब ऑफ ब्लड होता है. वेरएज अगर हम डब्ल्यूबीसीज की बात करेंगे तो थाउजेंड्स में नंबर हो जाता है, प्लेटलेट्स लैक्स में हो जाते हैं, बट ये मिलियंस में है. क्लियर. तो आरबीसीज बनते हैं कहाँ पे, हमारे बोन मैरो में बनते हैं अडल्ट्स में, राइट. अडल्ट्स के केस में अदरवाइज पहले बिफोर बर्थ तो वो स्प्लीन में एंड देन लिवर में बहुत सारी यॉर्क सैक के थ्रू बनते हैं. आरबीसीज जो होते हैं वो न्यूक्लियस के डिवाइड होते हैं बिकॉज इनको सिंस इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है तो इनको ज़्यादा स्पेस देना होता है उस ऑक्सीजन कैरी करने के लिए. तो इनके में अडेप्टेशन हो जाती है कि न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है. बाइकनकेव इन शेप होता है, हमारी आरबीसीज राउंड एंड बाइकनकेव इन शेप होती है. इसके में रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, प्रोटीन होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है इसका, हीमोग्लोबिन जिसको हम कहते हैं एंड इसका अमाउंट 12 to 16 ग्राम होना चाहिए पर 100 ml ऑफ आवर ब्लड. नॉर्मल काउंट इज दिस एंड अ सिग्निफिकेंट रोल इज सीन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. एज वी नो कि हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट. आरबीसीज का लाइफ स्पैन जो होता है वो 120 डेज़ का ही सिर्फ तो नहीं कह सकते बिकॉज ल्यूकोसाइट्स का फ्यू डेज़ तक हो जाता है एंड प्लेटलेट्स का और आरबीसीज से कम ही होता है, राइट. सो मैक्सिमम वैसे इसकी लाइफ स्पैन होती है 120 डेज़ की अमंग द अदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स and it is destroyed in the spleen that is called as the graveyard of RBCs. very important question और लाइन यू कैन से. ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं बिकॉज इनके में कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं होता, देयरफॉर दे आर वाइट इन कलर एंड हेंस इज द नेम. दे आर न्यूक्लिएटेड, इनमें कोई ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती, देयरफॉर इनको कोई न्यूक्लियस लूज करने की ज़रूरत नहीं है. दे आर न्यूक्लिएटेड एंड वेरी लेस इन नंबर, जस्ट 6000 to 8000 पर mm क्यूब ऑफ आवर ब्लड क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं एंड दे आर जनरली शॉर्ट लिव्ड. ल्यूकोसाइट्स फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स. ग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं उनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं. ग्रेन्युलोसाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब क्लासेस दैट इज न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स. एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में, राइट. न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, कोई भी एसिडिक या बेसिक स्टेन को टेकअप नहीं करते. इसिनोफिल्स आर कॉल्ड एज एसिडोफिल्स ऑल्सो बिकॉज ये बेसिक होते हैं और एसिडिक डाई को टेकअप करते हैं. बेसोफिल्स आर कॉल्ड एज बेसोफिल्स बिकॉज ये
बिकॉज ये आई थिंक आई हैव टोल्ड द रिवर्स। इसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिक होते हैं, तो एसिडिक डाई को टेकअप करते हैं। बेसोफिल्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं एंड बेसिक डाई को टेकअप करते हैं, इसलिए बेसोफिल्स इसका नाम है, राइट। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये मैक्सिमम इन नंबर होता है, दैट इज 60 to 65%। इनको हम PMNL भी कहते हैं। इनका मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है। PMNL वाई? बिकॉज इनका शेप चेंज होता रहता है, देयरफॉर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी इनको हम कहते हैं। बेसोफिल्स लीस्ट अबंडेंट होते हैं, 0.5 to 1% सिर्फ होता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स 6 to 8% होते हैं। इन दोनों को मिला करके हम फैगोसिटिक सेल्स कहते हैं, बिकॉज दोनों का फंक्शन फैगोसाइटोसिस करने का होता है, सेम फंक्शन होता है। ये किसी भी फॉरेन और एनिमल ऑर्गेनिज्म या पार्टिकल ही कोई हो फॉरेन, तो उसको ये तुरंत फैगोसाइट कर जाते हैं, दैट इज खा जाते हैं। बेसोफिल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस लाइक हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन ड्यूरिंग एनी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। तो हिस्टामिन इसमें से क्या करता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी एलर्जिक होता है। सेरोटोनिन वोसोकंस्ट्रिक्शन का काम करता है। हेपेरिन इज एंटी कोआगुलेंट, राइट। इसिनोफिल्स जो होते हैं वो 2 to 3% ऑफ आवर ब्लड कंस्टिट्यूट करते हैं एंड ये किसी भी इन्फेक्शन को रेजिस्ट करते हैं। ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस भी यही एक्टिवेट होते हैं। यहाँ पे यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ सेल इज गिवन थ्रू द डायग्राम ऑल्सो। तो ये राउंड और बाइकन के हमें दिख रहे हैं RBCs। दीज आर द प्लेटलेट्स, जो सिंपल फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स हैं। यहाँ पे अगर आपको बाइलोब्ड न्यूक्लियस दिख जाए तो इट इज़ इसिनोफिल। इफ़ यू गेट टू सी एस शेप्ड न्यूक्लियस तो वो बेसोफिल्स होते हैं। अगर वो बहुत सारे लोब्स मल्टी लोब्ड हैं तो इट इज़ न्यूट्रोफिल्स। एंड मोनोसाइट्स में हमें किडनी शेप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है, वेरस टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स में राउंड या सर्कुलर से हमें न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। लिम्फोसाइट्स फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। और इनका रोल क्या होता है इम्यून रिस्पॉन्स में? बी लिम्फोसाइट्स हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी देते हैं और एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करने के लिए। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ आवर फॉर्म्ड एलिमेंट, दैट इज प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं वो सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स। बोन मैरो में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, दैट इज मेगाकैरियोसाइट। उसके फ्रेगमेंट से प्लेटलेट्स बने हुए होते हैं। डेफिनेटली ये इन्यूक्लिएट होगा, कोई न्यूक्लियस इसमें नहीं होगा। ब्लड में नॉर्मली इसका काउंट कितना होता है? 1.5 to 3.5 lakhs तक होता है पर mm³ ऑफ ब्लड। अगर हमें कभी इंजरी होती है तो हमारे प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं कुछ फैक्टर्स को जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है एंड एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। अगर हमारे प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया देन देयर इज़ वेरी हाई चांस कि एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए हमारी बॉडी से एंड बहुत सारे क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हमें हो जाएं, राइट। नाउ लेट्स सी अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुपिंग हमारे पास मेनली 2 टाइप की होती है, ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड RH ब्लड ग्रुपिंग, राइट। ABO ब्लड ग्रुपिंग बेसिकली बेस्ड होती है कि RBC के ऊपर कौन सा टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है। एक्चुअली एंटीजन्स क्या होते हैं कि वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं और एंटीबॉडीज़ वो सब्सटेंसेस होते हैं या प्रोटीन्स यू कैन से जो फॉर्म होती हैं इन रिस्पॉन्स टू एनी एंटीजन। क्लियर? तो एंटीजन RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अगर A एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पर्सन का A ब्लड ग्रुप हो जाता है। अगर B एंटीजन RBC के सरफेस पे प्रेजेंट है तो B ब्लड ग्रुप हो जाता है पर्सन का। क्लियर? एंड प्लाज्मा में हमारे क्या प्रेजेंट होंगे? एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगे। सपोज अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो सरफेस ऑफ RBC कंटेन A एंटीजन, बट प्लाज्मा में उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, दैट इज एंटीबॉडी B। अदरवाइज इन दोनों में अगर यहाँ पे एंटीबॉडी A हुई तो वो तो एंटीजन A के साथ रिएक्ट करना शुरू कर जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शुरू हो जाएगी, तो वो हमें चाहिए नहीं। क्लियर? तो अपोजिट एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में देखने को मिलती है हमारे एंटीजन से, राइट। एंड सिंस हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम ब्लड ग्रुप मैचिंग करनी चाहिए। वाई? बिकॉज अगर आप ब्लड ग्रुप A वाले पर्सन को ब्लड ग्रुप B दे रहे हो तो दैट इज़ रॉन्ग। वाई? क्योंकि A ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीबॉडी B है और B जिसका ब्लड ग्रुप दे रहे हो उसके RBCs पे B एंटीजन है, तो उनके में रिएक्शन शुरू हो जाती है और वहाँ पे RBCs की क्लम्पिंग या यू कैन से डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है RBCs की, राइट। इसीलिए डोनर की कंपैटिबिलिटी को मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है विद द रिसिपिएंट्स ब्लड, राइट। जो O ब्लड ग्रुप होता है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है RBCs के ऊपर, दैट इज निल, नो एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन RBCs एंड
सिंस इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होंगी एंड ये किसी को भी डोनेट किया जा सकता है। ये यूनिवर्सल डोनर की तरह एक्ट करता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं इसके अगेंस्ट नहीं होगा किसी भी ब्लड टाइप ऑफ पर्सन में। और ए बी की बात करें तो अगर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं आरबीसी की सरफेस पे तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। कोडोमिनेंस ये शो करता है, राइट, दोनों एक साथ एक्सप्रेस करते हैं। विल बी रीडिंग अबाउट दिस फर्दर इन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। इसके में कोई भी एंटी बॉडीज़ प्लाज्मा में नहीं प्रेजेंट होती हैं, देयरफॉर ये किसी का भी ब्लड रिसीव कर सकता है क्योंकि एंटीबॉडी ही नहीं, क्या ही ये रिएक्शन शो करेगा अगेंस्ट एनी एंटीजन। क्लियर? तो इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, वेयर एज ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नाउ लेट्स सी द सेकंड टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, दैट इज आरएच ग्रुपिंग। तो आरएच ग्रुपिंग में आरएच एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है एंड ये फर्स्ट फाउंड हुआ था इन द रिसस मंकी, देयरफॉर इसका नाम आरएच एंटीजन रख दिया गया। नियरली 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो होती है वो हमारी आर एच पॉजिटिव है, दैट इज़ आर एच एंटीजन उनमें पाया गया है ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी। अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो वो आर एच पॉजिटिव हो जाएगा, अगर आर एच एंटीजन एब्सेंट है तो वो आर एच नेगेटिव हो जाएगा ब्लड। क्लियर? बट एक हमें कॉम्प्लेक्स सा केस देखने को मिलता है अगर हमारी मदर जो है प्रेग्नेंट लेडी है एंड वो आर एच नेगेटिव है बट द फीटस जो वो कैरी कर रही है वो आर एच पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि फीटस के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, आर एच एंटीबॉडीज़, सॉरी एंटीजन्स, आर एच एंटीजन प्रेजेंट है एंड मदर के अंदर कोई भी ऐसे आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, आर एच एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। तो होगा क्या कि फर्स्ट टाइम जो डिलीवरी होगी तो इट विल बी सेफ बिकॉज मदर का ब्लड एंड फीटस का ब्लड सेपरेटेड था विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा, राइट। बट जब डिलीवरी का टाइम होगा उस टाइम पे देयर इज़ चांस कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो सके विद ऑफ द मदर विद द फीटस। तो उस केस में क्या होगा कि हम मदर की बॉडी जो होगी वो एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर कर लेगी अगेंस्ट दैट एंटीजन, आर एच एंटीजन जो फीटस के ऊपर था। तो सेकंड टाइम जब वो कंसीव करेगी तो उस टाइम ये आरबीसी जो एंटीबॉडीज़ बनाई है मदर ने आर एच एंटीजन के अगेंस्ट वो लीक कर सकती हैं एंड फीटस के पास जा सकती हैं, उसकी आरबीसीज़ को क्लम्प कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं एंड इसकी वजह से बहुत सीवियर कंडीशन अराइज हो सकती हैं। यहाँ पे जॉन्डिस, अनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाता है। सिंस आरबीसीज़ कम हो रही तो हीमोग्लोबिन भी डेफिनेटली कम होगा एंड इवन डेथ भी हो सकती है। एंड दिस टोटल सीन इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बिकॉज यहाँ पे हमारी आरबीसीज़ का मतलब वो ब्लास्ट होते हैं इन अ वे कि वो उनका डैमेज होता है। इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है कि जस्ट आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ द बेबी डॉक्टर क्या करता है कि एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ दे देता है मदर को, दैट इज़ वो आर एच एंटीबॉडीज़ जो बना रही है उसके अगेंस्ट कोई अगेंस्ट वो इंजेक्शन दे देता है जिसकी वजह से वो कोई भी एंटीबॉडी बना ही नहीं पाती। तो देर इज़ नो चांस ऑफ लीकिंग ऑफ एनी लीकेज ऑफ एनी एंटीबॉडी और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ऑफ फीटस। नाउ लेट्स सी द ब्लड कोआगुलेशन। जब भी हमें इंजरी या कोई भी ट्रॉमा होता है तो उस टाइम पे ये जो पूरा प्रोसीजर होता है वो एक्टिवेट होता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब हम इंजर्ड होते हैं तो एक मैकेनिज्म हमारी बॉडी एक प्रोटेक्टिव सा मैकेनिज्म जनरेट करती है जिससे एक्सेसिव ब्लड लॉस जो होता है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे ही इंजरी जहाँ पे हुई रहती है वहाँ पे एक डार्क रेडिश ब्राउन सा स्कम बनने लग जाता है एंड एक्चुअली इसको हम क्लॉट या कोगुलम कहते हैं एंड इट इज़ मेनली अ नेटवर्क ऑफ फिब्रिन, मतलब फाइबर्स का ही नेटवर्क होता है जिसमें डेड और डैमेज्ड हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ट्रैप्ड होते हैं। फिब्रिन्स कहाँ से बनी हुई होती हैं, फाइब्रिनोजेन से। फाइब्रिनोजेन में जेन लगा है मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म है, तो फाइब्रिनोजेन से फिब्रिन में वो कन्वर्ट हुआ रहता है। इसको कन्वर्ट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, थ्रोम्बिन एंजाइम। थ्रोम्बिन कहाँ से बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से। प्रो भी लगा हुआ होता है तो मतलब वो इनएक्टिव स्टेज है, प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। सो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। सो अगर हमें कहीं पर इंजरी हुई रहती है तो उसमें जो हमारा टिश्यू होता है जो इंजर्ड होता है वो भी एक्चुअली एक्टिवेट करता है द टिश्यूज़ टू रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन मेनली बेसिकली रिलीज़ होता है एंड वो हमारे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है एंड देन वो कन्वर्ट करवाती है। तो ये पूरा प्रोसीजर जिसमें हमने देखा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है, देन प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन से की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन से फिब्रिनोजेन से फिब्रिन बनता है। ये पूरा एक कैस्केड ऑफ प्रोसेस था, मतलब लिंक्ड से रिएक्शंस थे
ये रिएक्शंस होने के लिए हमें कैल्शियम आयंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑल्सो हमें विटामिन के की भी ज़रूरत होती है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं, मतलब ब्लड कोआगुलेशन नहीं हो पाता प्रॉपर्ली, टाइमली नहीं हो पाता, बिकॉज विटामिन के जो होती है वो प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टिश्यू फ्लूइड। ये एक मिडल मैन की तरह एक्ट करता है। लेट्स सी हाउ। तो फर्स्ट थिंग कि अगर ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा है तो वहाँ से कुछ वाटर या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस डिफ्यूज़ आउट कर जाते हैं। टिश्यूज़, ये सपोज टिश्यूज़ हैं तो उनके बीच में वो डिफ्यूज़ आउट कर जाते हैं, एंड उस टाइम हम उनको इंटरस्टिशियल फ्लूइड या तो टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, राइट, बिकॉज वो टिश्यूज़ के बीच में है। तो ये जो फ्लूइड होता है वो डिफ्यूज़ कर करके आ चुका है, एंड ये इसमें वाटर सॉल्युबल चीज़ें होती हैं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जो भी बड़ी चीज़ें होती हैं वो डिफ्यूज़ आउट नहीं कर पाती, लाइक द प्रोटीन्स, लाइक द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आरबीसीज नहीं आ पाते। क्लियर। एंड बेसिकली सारे लिम्फोसाइट्स, मैक्सिमम ऑफ द लिम्फोसाइट्स दैट इज़ डब्ल्यूबीसीज आ जाते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है विद दैट ऑफ द प्लाज्मा। ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एक्सेट्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। कभी भी एक्सचेंज होना है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू तो उसके लिए लिम्फ ही करवाता है, एंड आफ्टर दिस ऑल एक्सचेंज के बाद वो जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो कलेक्ट हो जाता है इन द लिम्फेटिक वेसल्स। बड़ी बड़ी वेसल्स होते हैं जिनको लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। जब वो उसमें हमारा टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड चला जाता है तो उसको हम लिम्फ के नाम से बोलते हैं, राइट। एंड ये कैरियर की तरह एक्ट करता है फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंड ऑल्सो जब हम डाइजेशन अब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं तो उसमें सारे अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह इंटेस्टाइन में ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विलाई। बट जो फैट्स होते हैं वो अब्जॉर्ब डायरेक्टली नहीं होते, उनके लिए हमें लैक्टेज चाहिए होती हैं, दैट इज़ लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स चाहिए ही चाहिए होती हैं, तो उसके अब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करता है in the intestinal villi. Clear? Let's see about the circulatory pathway ना, जो दो टाइप का होता है, एक ओपन एंड एक क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो आर्थ्रोपोड्स मॉलस्क में मिलता है, जहाँ पे जो ब्लड होता है वो लार्ज मसल्स के थ्रू, हार्ट के थ्रू पंप हुआ, बट वो ओपन स्पेसेस में चला जाता है, कॉल्ड एज साइनसेस, नॉट थ्रू द वेसल्स का नेटवर्क, राइट। वो सिर्फ सीधा ओपन कर जाता है इनटू द ओपन स्पेसेस या बॉडी कैविटीज़ में, साइनसेस जिसको हम कहते हैं। आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क में हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, ऑल्सो हेमिकॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। क्लियर। बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो एनालिड्स और कॉर्डेट्स में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे ब्लड हार्ट पंप करता है, एंड उसके बाद वो फर्दर विद द नेटवर्क ऑफ क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स लेकर जाती हैं। एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा बेटर होता है बिकॉज इसमें हम ब्लड फ्लो को मोर प्रिसाइसली रेगुलेट कर पाते हैं, ऑब्वियसली, राइट। तो सारे वर्टिब्रेट्स में अब कौन कौन आते हैं? फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, राइट। इन सारे में मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। फिशेस में भले ही वो दो चैम्बर्ड हो, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। क्लियर। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, वेरस रेप्टाइल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि 3 चैम्बर के साथ साथ वो 4th चैम्बर का थोड़ा सा सेप्टा भी बन जाता है, डेवलप हो जाता है। क्लियर। एंड रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन भी होती है कि सारे रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, बट क्रोकोडाइल की बात करें तो उसके में 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स में होता है। उन 4 चैम्बर्ड हार्ट में क्या कि 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होंगे, राइट। फिशेस में क्या होता है कि उसका हार्ट जो होता है वो वीनस हार्ट होता है। हाउ कि उसका जो हार्ट है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, राइट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स गिल्स के पास पंप करता है, गिल्स उसको प्यूरिफाई करते हैं, ऑक्सीजनेट करते हैं, एंड देन वापस से वो बॉडी पार्ट्स को भेज देती है गिल्स, फिर बॉडी पार्ट से कलेक्ट होकर के वो हार्ट में बैक आ जाता है। तो इसकी वजह से सिर्फ हार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है फिश के, इसके लिए हम इस प्रोसेस को वीनस हार्ट भी कहते हैं एंड सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं, बिकॉज एक ही बार ऐसे साइकिल मूव हो रही है, हार्ट से गिल्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिल द बॉडी पार्ट्स, एंड बॉडी पार्ट्स से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिल द हार्ट। दिस इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन, जिसका एग्जाम्पल फिशेज होते हैं। जब हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो इसमें 3 चैम्बर्स हमने देख लिए हैं कि एक एट्रिया होगी और दूसरी साइड में एट्रिया होगी, दैट इज राइट और लेफ्ट एट्रिया होगा, और सिंगल वेंट्रिकल होगा। तो हमारा जो लेफ्ट एट्रिया होगा उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा,
राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा एंड वो फाइनली मिक्सअप हो जाएंगे इनटू द सिंगल वेंट्रिकल, और इसको हम इसीलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इनटू द लेफ्ट एट्रियम वो कहाँ से आ सकता है, इधर गिल से आ सकता है, लंग से आ सकता है, स्किन से आ सकता है, क्योंकि इनके में बहुत सारे वेज होते हैं ऑफ रेस्पायरेशन, राइट। बट अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो वहाँ पे ये जो ब्लड आएगा वो कहाँ से आएगा, लंग्स के थ्रू आएगा हमेशा, क्लियर। एंड हमारे मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजन ब्लड बिल्कुल ही ज़्यादा सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, मिक्सिंग बिल्कुल नहीं होती। देयरफॉर इस पाथवे को हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आया, देन वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है एंड देन कहीं और चला जाता है, बिल्कुल डिवाइडेड। इनके बीच में सेप्टा, प्रॉपर सेप्टा प्रेजेंट होता है, इधर से ऑक्सीजनेटेड इधर से डीऑक्सीजनेटेड, बिल्कुल मिक्सिंग कोई भी नहीं होती। देयरफॉर ह्यूमंस एग्जाम्पल हो जाते हैं, या बर्ड्स भी हो जाती हैं हमारे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की। नाउ लेट्स सी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट तो हमारा हार्ट ही हो गया, एंड सेकेंड इज़ आर ब्लड वेसल्स, थर्ड इज़ द ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा होता है। तो हार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है, जो सिचुएशन इसकी कहाँ पे होती है कि ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है बिटवीन द 2 लंग्स इन द स्पेस कॉल्ड एज मीडियास्टेनम, राइट। एंड ये स्लाइटली टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एंड इसका साइज़ हमारे क्लेंच्ड फिस्ट जितना होता है, राइट। ये प्रोटेक्टेड कैसे होता है, इसके बाहर की कवरिंग क्या होती है, डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम की कवरिंग होती है, जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है एंड देन शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करता है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर के स्मॉल चैम्बर्स जो होते हैं वो एट्रिया हो गए, नीचे के थोड़े लार्जर चैम्बर्स जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स हो गए, राइट। अब ये जो 2 एट्रिया हैं इनको भी सेपरेट आउट करने के लिए इंटर एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट होता है, जो थिन मस्कुलर वॉल होती है उसको हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। वेरस जो 2 वेंट्रिकल्स हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इनको भी सेपरेट करने के लिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम चाहिए होता है, जो थोड़ा थिक वॉल्ड होता है। एंड ऑल्सो एट्रिया वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम चाहिए होता है, जो थिक फाइबरस टिश्यू का बना हुआ होता है, राइट। ये जो एट्रिया है एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, दैट इज राइट साइड की बात करें तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्व्स या कस्प्स, जिनको हम ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं राइट साइड पे। एंड लेफ्ट साइड की बात करें, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वेल्व्स, जिनको हम मिट्रल वेल्व्स भी कहते हैं, राइट। दिस इज आवर एंटायर हार्ट, जिसमें ये वेना कावा है, ये दिस इज सुपीरियर, दिस इज इन्फीरियर वेना कावा, this is aorta, the largest artery, the largest vein is vena cava, clear। this is the entire thing जो आपको तभी समझ आएगी when I'll be explaining you a little further, so let's see that। तो हमने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व्स देख लिए, बट अगर हम बात करें कि हमारा ये जो राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो उसको अब ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स के पास जाना है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो हमें वेल्व्स देखने को मिलते हैं वो सेमील्यूनर वेल्व्स होते हैं। एंड ऑल्सो दूसरे साइड पे बात करें, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो उसको बॉडी पार्ट्स में जाना है थ्रू एओर्टा। तो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेमील्यूनर वेल्व्स होते हैं। एक्चुअली वेल्व्स का फंक्शन क्या होता है कि वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। जैसे एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया तो वो वापस से वेंट्रिकल से एट्रिया में ना जाए, उसके लिए ये वेल्व्स होते हैं। एंड ये बैकवर्ड फ्लो जो ब्लड का होता है उसको प्रिवेंट करते हैं, वन डायरेक्शन में ही ब्लड फ्लो करे वो इंश्योर करते हैं ये, राइट। हमारा हार्ट कार्डियक मसल्स का मिलकर बना हुआ होता है, एंड इसकी जो मसल्स होती हैं उसमें एक हमारी जो एट्रिया होती है उससे थोड़ी ज़्यादा थिक होती हैं हमारे वेंट्रिकल्स, बिकॉज उनको ही हमारे लंग्स में कहो या तो बॉडी में कहो पूरे पंप करना रहता है ब्लड को। एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर जिसको हम नोडल टिश्यू कहते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होता है। एंड ये पैच ऑफ टिश्यू एक अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में मिलता है, जिसको हम एसे नोड कहते हैं या साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। एंड दूसरा ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोजर टू द एवी सेप्टम। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम था ना, ऊपर नीचे का सेप्टम, उसके पास प्रेजेंट होता है, दैट इज एवी नोड। लेट मी शो यू इन द डायग्राम। सो लुक हियर, ये हमारा राइट एट्रियम है जिसके अपर राइट कॉर्नर में ऐसे नोड है, एंड इसके लोअर लेफ्ट कॉर्नर में क्लोजर टू द एवी सेप्टम हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है।
नाउ ऐसे नोड आ गया, देन उसके बाद AV नोड आ गया। उसके फर्दर हमारे पास क्या होते हैं, अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, जिसको हम AV बंडल्स के नाम से कहते हैं। एंड ये कंटिन्यू करता है AV नोड से पूरा थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर सेप्टम, दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टम में आएगा, वहाँ पे डिवाइड होता है इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, एंड फॉर द माइन्यूट फाइबर्स बना लेता है, जिसको हम पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। क्लियर? लाइक लुक हियर, AV नोड आ गया, उसके बाद यहाँ पे AV बंडल आ रहा है जो फर्दर राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस में डिवाइड हो गया, एंड ये आगे जाकर के थ्रू द वेंट्रिकुलर सेप्टम या मस्कुलेचर, सॉरी नॉट सेप्टम बट मस्कुलेचर में आकर के ये पुरकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो रहा है। ऑल्सो वन थिंग विच यू शुड नोटिस इन दिस डायग्राम इज एपेक्स हार्ट का यहाँ पे नहीं होता बल्कि यहाँ पे होता है, तो आप ऑप्शन में देखकर कंफ्यूज ना हो, एपेक्स यहाँ पर ही होता है। एंड ये कुछ कॉडी टेंडनी हैं जो क्या शो कर रहे हैं कि ये वेल्स को इधर खींच कर रखते हैं, ये पीछे ना चले जाए उसके लिए ये कॉडी टेंडनी होते हैं। एक साइड वेंट्रिकुलर वॉल से कनेक्टेड होते हैं, दूसरी साइड AV वेल से कनेक्टेड होते हैं। सो ये जो नोडल मस्कुलेचर है ये स्पेशल क्यों है, बिकॉज इसके पास एबिलिटी होती है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की बिना किसी स्टिमुलस के। लाइक हम अपने हार्ट को ऐसे नहीं कहते कि आप चलो स्टिमुलस जनरेट करो अब तो वो करेगा, नो वी, हमारे हार्ट को कोई ज़रूरत नहीं होती कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस देने की, ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, खुद से सारे फंक्शंस करता है, इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड होता है। एंड सारे जैसे ऐसे नोड हमने पढ़ा, फिर AV नोड पढ़ा, फिर AV बंडल्स पढ़े, फिर बंडल ऑफ हिस पढ़ा राइट लेफ्ट, एंड देन पुरकिंजे फाइबर्स पढ़े। इन सारे की अपनी अपनी कैपेसिटी है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की, और सबसे स्ट्रॉन्ग एक्शन पोटेंशियल हमारा ऐसे नोड जनरेट करता है जो मैक्सिमम होता है 70 to 75 पर मिनट होता है। क्लियर? एंड इसीलिए इसको हम पेस मेकर ऑफ आर हार्ट कहते हैं। इससे थोड़ा कम AV नोड करता है जिसको हम पेस सेटर ऑफ आर हार्ट कहते हैं, एंड हमारी एवरेज हार्ट बीट कितनी होती है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। लेट्स सी अबाउट द कार्डियक साइकिल नाउ। तो हमारा एट्रिया है, आपको पोजीशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्लियर? जब हमारा हार्ट रिलैक्स्ड स्टेट में है, दैट इज़ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, ना वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, सारे ओपन है। क्लियर? तो ऑटोमेटिकली एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ड्यू टू ग्रेविटी ब्लड फ्लो करेगा। जब सारे रिलैक्स्ड है तो वो हमारा जॉइंट स्टोल का कंडीशन है। AV वेल्स दैट इज बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्स भी ओपन है, तो एट्रिया से इजीली ब्लड फ्लो कर रहा है इनटू द वेंट्रिकल्स, और 70% हमारी वेंट्रिकल्स ऐसे ही फिल हो जाती हैं। और सेमिलिनर वेल्स जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, सो दैट अभी जो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है वो ऐसे सेमिलिनर वेल्स में इमीडिएटली ना चला जाए, वो अभी आता रहे। ठीक है? फिर उसके बाद ऐसे नोड जो होता है वो इम्पल्स जनरेट करेगा कि बाकी जो 30% फिलिंग बची है वेंट्रिकल्स की वो भी हो जाए, वो सिग्नल भेजेगा सबसे पहले एट्रिया के पास जो पहुंचेगा, एंड एट्रिया अंडरगो करेंगे कॉन्ट्रैक्शन को, जिसको हम एट्रियल सिस्टॉल कहते हैं। सिस्टॉल वर्ड मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, राइट? और इसकी वजह से सिंस एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो वेंट्रिकल्स में 30% और ज़्यादा ब्लड फिल हो जाता है, और ये एक्शन पोटेंशियल फिर एट्रिया के बाद वेंट्रिकल्स के पास भी जाता है। जब वेंट्रिकल्स के पास जाएगा तो वहाँ पर हमारे जो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने की अब कोशिश करेंगे, दैट इज़ अब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल हमें देखने को मिलेगा जब एट्रिया डायस्टॉल कर रहे होंगे, दैट इज़ एट्रिया हमारे रिलैक्स कर रहे होंगे। जब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होता है, दैट इज़ वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत हाई चांस होता है कि जो ब्लड है वो हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्स के थ्रू एट्रिया में वापस से फ्लो कर जाए। तो हमने वेल्स का फंक्शन पढ़ा था कि वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, वन डायरेक्शन में ब्लड फ्लो अलाउ करते हैं, तो उनका अब रोल आता है कि वो क्लोज हो जाते हैं, एंड उनकी क्लोजर की वजह से हमें फर्स्ट साउंड ऑफ आवर हार्ट सुनाई देता है, दैट इज़ लब। कभी भी हार्ट साउंड जो होता है वो किसी भी वेल्स के ओपन होने से नहीं सुनाई देता है, हमेशा क्लोज होने से सुनाई देता है। फर्स्ट थिंग इज़ दिस। नाउ सिंस वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो जो सेमिलिनर वेल्स हैं वेंट्रिकल से कनेक्टेड, दैट इज़ राइट वेंट्रिकल से हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच में सेमिलिनर वेल्स था, राइट? तो अब वो फोर्स्ड ओपन हो जाएगा सो दैट ब्लड आगे फ्लो कर पाए, वेंट्रिकल्स में ही एक्यूमुलेट ना हो, राइट? तो वो अब जब ओपन हो जाते हैं वो तो ब्लड आगे फ्लो कर करके जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, वो लंग्स में चला जाएगा प्यूरिफाई होने, एंड एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो अब चांस हो जाता है कि बैक फ्लो हो जाए ब्लड का जो आगे गया है, तो उस टाइम पर हमारे सेमिलुनर वेल्व्स जो होते हैं वो भी क्लोज हो जाते हैं एंड हेंस हमें सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ डब। एंड वापस से जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर गए तो हमें जॉइंट डायस्टोल वाली सिचुएशन देखने को मिलती है, दैट इज़ एट्रिया और वेंट्रिकल चार के चार चैम्बर्स सारे रिलैक्स पोजीशन में हमें जॉइंट डायस्टोल में मिलने लग जाते हैं। क्लियर? The blood flow now once again becomes moves freely into the ventricles। अब वापस से एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आएंगे, 70% फिलिंग होगी, देन ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करेगा जिसकी वजह से रिमेनिंग 30% फिलिंग होती है। ये पूरा प्रोसीजर चलता है और ऐसे नोड जनरेट करता है न्यू एक्शन पोटेंशियल एंड इवेंट्स डिस्क्राइब्ड अबव रिपीटेड होते हैं। और ये 1 मिनट में कितनी बार हो जाता है? 72 टाइम्स ये इवेंट्स होते हैं, दैट इज़ 72 टाइम्स हमारी कार्डियक साइकिल चलती है। व्हाट इज़ कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल जो होता है वो इन साइक्लिक इवेंट्स को ही कहते हैं कार्डियक साइकिल, जिसमें डायस्टोल और सिस्टोल होता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स का। हमारी हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट होती है। अगर हम 1 सेकेंड में बात करें तो वो 1 मिनट में बात करें, दैट इज़ 60 सेकेंड्स में 72 टाइम्स अगर हमारी हार्ट बीट है उसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 सेकेंड की हमारी एक कार्डियक साइकिल निकल कर आएगी, 0.8 सेकेंड की होगी, जिसमें से 0.3 सेकेंड्स जो होता है वो एट्रियल सिस्टोल होता है, 0.1 सेकेंड के लिए हमारा एट्रियल सिस्टोल होगा, 0.3 के लिए हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा एंड देन जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड के लिए होता है। ऐसे हम 0.8 सेकेंड्स को डिवाइड करते हैं। हर कार्डियक साइकिल में हमारे जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं, दैट इज़ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, मिल करके साथ में 140 ml ऑफ ब्लड पंप आउट करते हैं, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अगर सिंगल वेंट्रिकल्स की बात करें तो वो 70 ml करके ब्लड पंप करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम या बीट वॉल्यूम, राइट। जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम को अपनी हार्ट बीट से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ 70 ml इंटू 72, तो हमें हमारा क्या मिलता है? कार्डियक आउटपुट, दैट इज़ कितना ब्लड पंप कर रहा है हमारा हार्ट पर मिनट। अगर हमारे हार्ट की बात करें पर मिनट तो वो कार्डियक आउटपुट होता है। अगर हमारी ईच वेंट्रिकल की बात करें पर मिनट तो वो हमारा क्या हो जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाता है। नॉर्मली हमारा कार्डियक आउटपुट 5000 ml टू 5 लीटर होता है हेल्दी इंडिविजुअल्स का। ह्यूमन्स में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज कर पाएँ, हार्ट रेट को चेंज कर पाएँ, तो डेफिनेटली एंड हेंस कार्डियक आउटपुट भी चेंज हो ही जाता है। अगर हम एथलीट्स की बात करें तो उनके में कार्डियक आउटपुट हमसे डेफिनेटली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन। हार्ट साउंड्स जो होते हैं वो स्टेथोस्कोप के थ्रू हम सुन सकते हैं ईजिली एंड ये साउंड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? अब इट इज़ नॉट ग्राफ, इट इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ मशीन, और जो ग्राफ हम ऑब्टेन करते हैं इस एक्टिविटी को देखने के बाद उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। क्लियर? आपने देखा ही होगा कि कोई मशीन है जिसमें पीप 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 करके आ रहा है एंड बाद में पी हो जा रहा है, इट मीन्स कि कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, दैट इज़ पर्सन इज़ डेड। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है अबाउट द एक्टिविटी ऑफ आवर हार्ट इन वन पर्टिकुलर कार्डियक साइकिल। और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑब्टेन करने के लिए हम पर्सन को 3 लीड से कनेक्ट करते हैं। अगर हम एक स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करें तो पहला एक रिस्ट से, दूसरा उसके दूसरे रिस्ट से एंड थर्ड इज़ द लेफ्ट एंकल। जैसे हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में टिल्टेड था थोड़ा, तो लेफ्ट एंकल से हम थर्ड को कनेक्ट कर देते हैं। अगर हमें और डिटेल इवोल्यूशन करना है तो हमें मल्टीपल लीड्स कनेक्ट करनी पड़ती हैं टू द चेस्ट रीजन, वो अलग है। बट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी, जिसमें पी से लेकर के टी तक रिप्रेजेंटेशन होती है अल्फ़ाबेटिकल लेटर से, और सारी एक कुछ ना कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दिस इज़ पी वेव, ये QRS कॉम्प्लेक्स होता है, दिस इज़ टी वेव। तो इसमें पी वेव क्या इंडिकेट करती है? अबाउट एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, विच मीन्स कि हमारे दोनों एट्रिया इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे साथ में। देन कम्स QRS कॉम्प्लेक्स, जिसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दैट इज़ डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होता है। एंड ये कॉन्ट्रैक्शन इमीडिएटली शुरू हो जाता है आफ्टर द Q वेव, बट एज वी कम टिल द T वेव, ये जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है एंड यहाँ पे एंड ऑफ द सिस्टोल हो जाता है। एंड टी वेव जो होती है वो अब रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को इंडिकेट करने लग जाती है।
हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट कर सकते हैं विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड हार्ट बीट रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, हार्ट बीट रेट को, राइट। एंड ये ईसीजी रफली सेम होती है ऑफ अगर इंडिविजुअल का हम बहुत सारे इंडिविजुअल का हम देखें तो एक्सेप्ट प्रोवाइडेड कि उसको कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। अगर उस शेप में कोई डिविएशन होती है फॉर गिवन लेड कन्फिगरेशन, तो उस टाइम पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई अबनॉर्मलिटी या डिजीज़ है। देयरफॉर ईसीजी दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बहुत ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का होता है। नाउ लेट्स सी डबल सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल में। तो एट्रिया और वेन्स में सबको पता है बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि एट्रिया जो होती है वो हमेशा ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेकर जाती है, वेन्स हमेशा ब्लड टू द हार्ट लेकर आते हैं, राइट। एक्सेप्ट एंड वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट फॉर वन वेन दैट इज़ पल्मोनरी वेन। आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट फॉर द वन आर्टरी दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी। एंड वेल्स जो होते हैं वो वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, एट्रिया में नहीं होते। एट्रिया का ल्यूमेन थोड़ा नैरो होता है, वो अभी हम देखेंगे कैसे। कि ब्लड वेसल जो होती हैं वो 3 लेयर्स की मिलकर बनी हुई होती हैं। किसी भी ब्लड वेसल की बात करो आप, वेन से आर्टरी की 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जो होती है उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर्स का मिलकर बना हुआ होता है। मिडल मस्कुलर लेयर होती है दैट इज स्मूथ मसल्स की बनी हुई, एंड जिसको हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। एंड थर्ड इज द ट्यूनिका इंटिमा जो स्क्वामस एंडोथेलियम का बना हुआ होता है, राइट। तो ट्यूनिका मीडिया में डिफरेंस आता है जिसकी वजह से वेन्स और आर्टरीज एक दूसरे से वेरी कर जाते हैं। कैसे कि ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है इन द केस ऑफ आर्टरीज, एंड उसकी वजह से ल्यूमन उसका नैरो कर जाता है। बट वेन्स की बात करें तो जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो थोड़ी थिन होती हैं, एंड उसकी वजह से उसका जो ल्यूमन होता है वो थोड़ा वाइड हो जाता है। लाइक हियर यू कैन सी कि ग्रीन पार्ट जो है वो ट्यूनिका मीडिया है, वो थिन है इन द केस ऑफ वेन्स, एंड ल्यूमन वाइड दिख रहा है हमें। बट यहाँ पर देखिए तो स्मूथ मसल्स थोड़ी ज़्यादा है, देयरफॉर उसका ल्यूमन नैरो हो रहा है आर्टरी का। क्लियर। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन अब क्या होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन से आप याद रखो कि पूरे सिस्टम में इसमें ब्लड को सप्लाई किया जाता है, दैट इज़ पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई किया जाता है। कैसे होता है वो, जब हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो लेकर जाती है हमारे बॉडी पार्ट्स में, वहाँ से जब एक्सचेंज हो जाता है ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड जब CO2 वगैरह कलेक्ट कर करके एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस वो कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेट हो जाता है ब्लड, तो वो कलेक्ट कर करके हमारे राइट एट्रियम में वेना कावा लेकर आ जाती हैं। क्लियर। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हुआ करता था कि इसमें हम हमारे जो राइट वेंट्रिकल्स हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेट ब्लड को हम पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास भेजते थे जो ऑक्सीजनेट करता था, एंड देन उसको ऑक्सीजनेट करने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में भेज देता था, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, राइट। दिस वाज आवर पल्मोनरी सर्कुलेशन। बट एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लिवर। एंड अगर स्पेशली बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं बल्कि हमारे इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हेपेटिक मतलब द वर्ड रिलेटेड टू लिवर। क्लियर। जिसमें हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है वो हमारे इंटेस्टाइन से लिवर तक ब्लड को लेकर जाती है बिफोर वो किसी भी सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड को ड्रेन करे। एक सेकेंड टाइप ऑफ स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम जो स्पेशली प्रेजेंट होता है हार्ट में कार्डियक मस्कुलेचर को ब्लड सप्लाई करने के लिए, राइट। सो हियर हम रिकैपिचुलेट करना चाहें अगर सारी चीज़ों को तो कैसे करेंगे कि हमारा हार्ट है, दिस इज लंग, ये पूरा ऊपर का पल्मोनरी सर्कुलेशन, दिस इज आवर सिस्टमिक सर्कुलेशन जिसमें हार्ट और बॉडी पार्ट्स आएंगे। कैसे, दिस इज़ आवर हार्ट एंड ये हमारे हार्ट का क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा लेकर गई, डोर्सल एओर्टा जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो बॉडी पार्ट्स तक लेकर गई, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन चीज़ों का एक्सचेंज किया, देन वो डीऑक्सीजनेट हो गई आफ्टर कैरिंग CO2 एंड उसको वेना कावा कलेक्ट कर करके हमारे राइट एट्रियम में लेकर आ रही है। एंड यहाँ से जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पास करेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू टू द लंग्स, वहाँ पे वो प्यूरिफाई होगा एंड देन बैक थ्रू पल्मोनरी वेन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। अगर हम रेगुलेशन की बात करें कार्डियक एक्टिविटी की तो मैक्सिमम पार्ट आई हैव टोल्ड यू कि
रेगुलेशन जो होता है वो इंट्रिंसिकली होता है। ऑटो रेगुलेटेड हार्ट है हमारा, मायोजेनिक हार्ट है, इसमें मसल्स ही इसको गवर्न करती हैं, कोई भी हमें एक्सटर्नल या न्यूरल स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए जब हम हार्ट को बाहर रखते हैं तो थोड़े टाइम बीट करता है, या थोड़े टाइम नहीं, अपने से बीट करता है वो, बिकॉज कोई न्यूरल कनेक्शन नहीं है उस टाइम पर, फिर भी क्योंकि उसको मसल्स ही चाहिए जो उसको बीट कराती हैं। क्लियर। मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक रीजन होता है जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसके दो फर्दर पार्ट्स होते हैं, दैट इज सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ कर देता है। कैसे? वो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसकी रेट को इंक्रीज़ कर देता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देता है, एंड हेंस कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाता है। बट पैरासिम्पैथेटिक उसके जस्ट अपोजिट होता है, ये हमारे कार्डियक आउटपुट को कम कर देता है, रेट ऑफ हार्ट बीट को कम कर देता है, स्पीड ऑफ कंडक्शन को भी थोड़ा कम कर देता है। एड्रिनल मेडुला में एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं जो इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं, है ना, रिमेंबर, इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं या फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स होते हैं। तो ये हमेशा उस सिचुएशंस में एक्टिवेट होते हैं जिसमें हमें हार्ट बीट को इंक्रीज़ करनी है, हमारे कार्डियक आउटपुट को हमें मैक्सिमम होना रहता है। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट इज हाइपरटेंशन, जिसमें हमारा नॉर्मल बीपी जो होता है, दैट इज़ ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है 120/80 होता है mmHg, राइट। जो ऊपर का हमारे पास होता है उसको हम सिस्टोल कहते हैं अपॉन डायस्टोल, या तो पंपिंग अपॉन रेस्टिंग। क्लियर। ये नॉर्मल बीपी होती है जिसको हम स्पाइगमोमैनोमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। बट हाइपरटेंशन की सिचुएशन कब होती है? जब ऊपर नीचे दोनों में +10 का एडिशन हो जाता है, ऊपर में 20 का, नीचे में 10 का, दैट इज़ 140/90 जब हो जाता है तो उस केस को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा सीवियर सिचुएशन होती है जिसमें हमारे मेजर वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं लाइक ब्लड, ब्रेन, हार्ट, किडनी, उनके डैमेज होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती है, जिसको हम कैट भी कहते हैं, कि यहाँ पे आर्टरीज में दिक्कत होती है, दैट इज़ अथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ कोलेस्टेरॉल, फैट, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू, इन सब चीज़ों की डिपोजिशन की वजह से ल्यूमन हमारे आर्टरी का जो होता है वो और, पहले तो वो नैरो था, वो और ही ज़्यादा नैरो हो जाता है, एंड इसमें हमें डेफिनेटली दिक्कत आती है। अंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं, इसमें एक्यूट चेस्ट पेन इसका वन ऑफ द मेजर सिम्टम होता है। ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, बट ये मोस्ट कॉमन होता है मिडिल एज पीपल में एंड एल्डरली पीपल में। ये होता क्यों है? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स, वो सिचुएशंस जो ब्लड फ्लो को अफेक्ट कर रही हैं उनकी वजह से ही होता है। जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है हमारी बॉडी में, इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ये हो सकता है, राइट। हार्ट फेलियर में हमारा हार्ट जो होता है वो फेल कर जाता है टू पंप इफेक्टिवली ब्लड टू आवर बॉडी पार्ट्स, राइट। कार्डियक अरेस्ट में क्या हो जाता है कि हमारा हार्ट जो होता है वो स्टॉप कर जाता है बीटिंग करना। एंड हार्ट अटैक में, सिंस अटैक सडनली होता है, तो हार्ट अटैक में हमारी हार्ट मसल्स जो होती हैं वो सडनली डैमेज हो जाती हैं। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी ब्लड सप्लाई जो होती है वो इनएडिक्वेट हो जाती है।